हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और जो आज का हमारा टॉपिक जो हमें कवर करना वो रहेगा वाइगोट्स्की सोशल थ्योरी ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, यू कैन सी माय स्क्रीन। हियर इट इज ली वाइगोट्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जैसा कि हम सभी स्लाइड्स में करते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे रहेगा ये टॉपिक हमारा। पहले हम पढ़ेंगे वाइगोट्स्की सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में, जेडपीडी के बारे में पढ़ेंगे और जो वाइगोट्स्की ने 3 थीम्स बताई थी अलग-अलग, उनका जो एक तरीके से कंटेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे और कल्चरल का लैंग्वेज और डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है और वाइगोट्स्की क्या बिलीव करते थे कि कल्चरल कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके जो डिटेल में पढ़ेंगे और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या इम्प्लीकेशन रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्याजे और वाइगोट्स्की के जो अलग-अलग इनके विचार थे इस थ्योरी के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए। तो ये आज का हमारा कंटेंट रहेगा इस सीक्वेंस में। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास। गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट टेकिंग माय पेन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। हियर वी गो। तो लर्नर सबसे पहले ली वाइगोट्स्की ने ये थ्योरी दी थी हमारी। सबसे पहले ये बात समझने लायक है कि ली वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी। सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये थ्योरी दी थी ली वाइगोट्स्की ने। अब बढ़ते हैं इस थ्योरी के इंट्रोडक्शन की तरफ। वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, वेरियस थिंकर एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशियो कल्चरल एंड कल्चरल प्रोसेसेस इन डेवलपमेंट। देखिए जो वाइगोट्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी लर्निंग की, तो उससे पहले भी जैसे कई चिंतन थिंकर्स थे जिन्होंने चिंतन करता थे जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था और उसके अलावा उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया था इसमें सोशियो कल्चरल प्रोसेस जो डेवलपमेंट में होता है। अकॉर्डिंग टू देम चिल्ड्रन कंटिन्यूसली लर्न फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। और इनके अनुसार कि जो बच्चे होते हैं वो कंटिन्यूसली लर्न करते हैं अपने एनवायरनमेंट से यानी अपने सराउंडिंग से, विद द हेल्प ऑफ देयर पीयर्स एंड एडल्ट्स, अपनी उम्र के बच्चों के साथ और एडल्ट्स के साथ, सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ या दूसरे पर्सन्स के साथ। थिंकिंग एंड नॉलेज डेवलप इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और चिंतन की प्रोसेस और ज्ञान की ये जो डेवलपमेंट होती है अधिगम के दौरान इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दिस व्यू ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। और ये जो डेवलपमेंट का ये पर्सपेक्टिव था इसका नाम दिया इन्होंने सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव या सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म। रशियन साइकोलॉजिस्ट लीव सेमोनोविच वाइगोट्स्की, इनका कंप्लीट नाम क्या था, लीव सेमोनोविच वाइगोट्स्की, ये भी आपको जानना। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, रशिया के मनोवैज्ञानिक थे ये हमारे। प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी, और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। की प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के क्या सिद्धांत थे एक तरीके से। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की कोग्निटिव डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड एंड a more knowledgeable other with the help of cultural tools। तो ये बात समझने लायक है इस थ्योरी में कि वाइगोट्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके कारण होता है, इंटरेक्शन कारण के कारण। जैसे ये कोई बच्चा है चाइल्ड, ये मैं फिगर बना रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों के सामने, रफ फिगर बस समझना है आपको, इसमें ज़्यादा ड्राइंग पे नहीं जाना। ये चाइल्ड है हमारे सामने, उसको एक तरीके से ये इंटरेक्शन होता है वाइगोट्स्की के अनुसार किसके, चाइल्ड के बीच में और एक एमकेओ के बीच में। एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, को मैंने एब्रिवेटेड फॉर्म में, ये कोई बड़ा व्यक्ति है बड़ा एज ग्रुप में है, इसको एमकेओ बोल सकते हो आप। ये चाइल्ड था लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में एमकेओ है। और ये एक तरीके से चाइल्ड से ज़्यादा जानता है इसलिए मोर नॉलेजेबल अदर है इसका नाम। तो ये एक तरीके से दोनों के बीच का एक क्या है, एक तरीके से इंटरेक्शन है वाइगोट्स्की के अनुसार। समझ आ गया होगा आपको। वाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट ह्यूमन एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट कल्चरल कंटेक्स्ट।
वाइगोट्स्की के अनुसार जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि कल्चरल कंटेक्स्ट से वो रिलेट नहीं करते एक तरीके से, बिकॉज दीज एक्टिविटीज टेक प्लेस इन कल्चरल सेटिंग, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज होती है कल्चरल सेटिंग में होती ही हैं। वाइगोट्स्की कॉन्सेप्चुअलाइज्ड डेवलपमेंट एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज इनटू इंटरनलाइज्ड प्रोसेस। और वाइगोट्स्की के अनुसार ये जो डेवलपमेंट होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज और इंटरनलाइज्ड प्रोसेसेस के कारण। इस फिगर से आपको ज्यादा तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये फिगर यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये नीचे, और ये यहाँ पे भी है, तो यहाँ से देख लेते हैं इसको कैसे है। देखिए वाइगोट्स्की ने क्या बताया कि ये बच्चे हैं एक तरीके से, ये एक तरीके से एक जो सेंटर वाला सर्कल है, इनर सर्कल कहते हैं इसको, जो ये वो है एक तरीके से एक्टिविटीज है जो बच्चे विदाउट असिस्टेंस कर सकते हैं। मतलब असिस्टेंस का मतलब तो पता ही है ना आपको, विदाउट सपोर्ट, मतलब किसी सपोर्ट के बिना एक तरीके से जो काम वो स्वयं कर सकते हैं, दे कैन डू सेल्फ, उसको कहते हैं अनएडेड एक्ट। और फिर क्या होता है इसके बाद, ये वाला ये तो हुआ इनर सर्कल जो मैंने अभी बताया, इसको वन नाम दे दिया। ये सेकंड सर्कल, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसका नाम है। लर्नर कैन डू विद गाइडेंस, मतलब दूसरे एमक्यू की मदद से, मोर नॉलेजेबल देन अदर की मदद से जो वो कर सकते हैं, उसका नाम दिया उन्होंने जेडपीडी या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। और तीसरा जो लास्ट सर्कल है, आउटसाइड वाला सर्कल, उसका नाम है लर्नर कैन नॉट डू। ये मतलब उनकी कैपेबिलिटी से ही बाहर मान लीजिए एक तरीके से, लर्नर कैन नॉट डू, कांट डू या कैन नॉट डू। तो समझ में आ गए, ये तीन एक तरीके से तीन सर्कल हैं, और तीनों सर्कल एक तरीके से अगर बोला जाए तो कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेम सेंटर। ये बस एक तरीके से एक समझाने के तौर पे ये फिगर है, एक हमारे पास ये डायग्राम, इसकी मदद से आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, थ्री थीम्स इन वाइगोट्स्की राइटिंग एक्सप्लेन हाउ सोशल प्रोसेसेस फ्रॉम लर्निंग एंड थिंकिंग। वाइगोट्स्की ने अपनी राइटिंग्स में ये एक्सप्लेन किया कि सोशल प्रोसेसेस होती हैं जो लर्निंग या थिंकिंग से होती हैं, वो क्या उनको एक्सप्लेन किया। द सोशल सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल थिंकिंग, we will try to understand this with the help of an example. A 6-year-old boy lost his pencil and asked his father for help. Now the conversation between him and his father is as follows. जैसे एक 6 साल के उम्र के बच्चे ने अपनी पेंसिल को लॉस्ट कर दिया और उसने अपने फादर की मदद ली, तो उनके बीच का जो कन्वर्सेशन है उसको एक तरीके से डायलॉग के फॉर्म में बताया गया। फादर ने क्या बताया, डू यू रिमेंबर व्हेन डू यू सी इट लास्ट टाइम। फादर ने अपने बेटे से पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हें याद है कि तुमने लास्ट टाइम पेंसिल को कहाँ देखा था। तो सन ने क्या बोला, यस आई पुट इन माय पेंसिल बॉक्स व्हेन आई वाज पिकिंग माय बैग इन स्कूल। मैंने अपने पेंसिल बॉक्स में रखा था जब मैं अपना स्कूल बैग उठा रहा था। फिर फादर ने क्या बोला, डिड यू यूज द पेंसिल आफ्टर कमिंग बैक होम। फिर फादर ने क्या बोला, क्या तुम घर वापस आने के बाद तुमने पेंसिल को यूज किया था। सन, यस आई डिड माई होमवर्क, हाँ मैंने उसको होमवर्क के लिए यूज किया था। फिर फादर ने क्या बोला, वेयर डिड यू सी इट पुट इट आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क। तो होमवर्क करने के बाद कहाँ पे रखा। सन ने बोला, आई डोंट रिमेम्बर, कि मेरे को याद नहीं। तो फादर ने बोला, वेयर डिड यू सिट वाइल डूइंग द होमवर्क, कि होमवर्क करते वक्त तुम कहाँ पे बैठे थे। सन ने बोला, आई डिड माई होमवर्क इन द बेडरूम ऑन द स्टडी टेबल, मैंने स्टडी टेबल पे बेडरूम में किया था अपना होमवर्क। फादर ने बोला, डिड यू पुट द पेंसिल इन ड्रॉर, क्या तुमने शायद हो सकता है कि पेंसिल ड्रॉर में रखी हो। सन ने बोला, हाँ हो सकता है। द चाइल्ड रैन इन टू द रूम टू सर्च फॉर द पेंसिल एंड फाउंड इट इन द ड्रॉर। तो ये कंक्लूजन हुआ पूरे डायलॉग का कि उसको ड्रॉर में अपनी पेंसिल मिल गई। तो समझ में आया क्या, मतलब एक तरीके से ये डायलॉग था दोनों के बीच में, कन्वर्सेशन था। उससे आपको क्या समझ में आया कि फाइनली वो उनका एक तरीके से जो रिजल्ट था वो सक्सेसफुल हुआ, उनको पेंसिल मिल गई। फादर एंड सन टुगेदर सोल्व द प्रॉब्लम, और दोनों ने एक साथ मिलकर प्रॉब्लम को सोल्व किया। बोथ ऑफ देम कंस्ट्रक्टेड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम टुगेदर, दोनों एक साथ सॉल्यूशन की तरफ, पहले दोनों ने एक तरीके से डायलॉग किया और सॉल्यूशन की तरफ पहुंच गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है, को कंस्ट्रक्शन। को कंस्ट्रक्शन मतलब एक साथ कंस्ट्रक्शन किया सॉल्यूशन का और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज।
Higher mental processes such as directing your attention and thinking through problems are co-constructed during shared activities between the child and another person. मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो हायर मेंटल प्रोसेसेस होती हैं वो अटेंशन को डायरेक्ट करती हैं और एक्टिविटीज को शेयर करती हैं चाइल्ड और दूसरे पर्सन के साथ। दीज को कंस्ट्रक्टेड प्रोसेसेस आर इंटरनलाइज्ड बाय द चाइल्ड, और ये जो को कंस्ट्रक्टेड प्रोसेसेस होती हैं ये इंटरनलाइज्ड की जाती हैं बच्चे के द्वारा एंड बिकम पार्ट ऑफ चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट, और बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में एक हिस्सा बन जाती है। नाउ व्हेन द चाइल्ड विल एनकाउंटर सिंपलर प्रॉब्लम, अब बच्चे को कई बार क्या होता है कि सेम प्रॉब्लम एनकाउंटर करेगा तो ही विल एबल टू सॉल्व ऑन इट्स ओन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय हिज फादर। तो उसको अपने जो फादर के साथ एक तरीके से इंटरेक्शन किया था, जो भी बातें याद आई उसके साथ वो याद रखेगा, रिटेंशन रखेगा और उस प्रॉब्लम को फिर नई प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सोल्व कर पाएगा। दिस लर्निंग विल पुल और प्रिपेयर अ बेस फॉर हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये एक तरीके से बेस बना देगा उनकी संज्ञानात्मक विकास को सोल्व करने के लिए। ग्रेजुअली द चाइल्ड विल बी एबल टू गाइड हिज यंगर फ्रेंड इन सॉल्विंग सिमिलर प्रॉब्लम्स। अगर उसको प्रॉब्लम सोल्व करना आ गया तो अपनी ही उम्र के सिमिलर एज ग्रुप्स के बच्चों के साथ, जिनको हम पीयर्स कहते हैं, उनको या अपनी कम उम्र वाले बच्चों को गाइड कर देगा, गाइड कर सकता है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सारा कॉन्सेप्ट। बेसिकली इसमें ये बताया कि डायलॉग हुआ, डायलॉग से एक अंडरस्टैंडिंग आई, अंडरस्टैंडिंग के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे, कंक्लूजन के बाद एक एक्सपीरियंस हुआ और एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर सकता है दूसरे बच्चों के साथ और उनको गाइड कर सकता है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कल्चरल टूल्स का क्या रोल रहता है लैंग्वेज में, भाषा में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में? वाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट कल्चरल टूल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे कल्चरल टूल टेक्निकल टूल्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल टूल्स हुए, प्रिंटिंग प्रेस, रूलर, एबेकस, ग्राफ पेपर, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, चैट्स, सर्च इंजन, डिजिटल ऑर्गेनाइजर एंड कैलेंडर, साइंस एंड सिंबल, नंबर सिस्टम, ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज, मैप्स, आर्ट वर्क, कोड एंड लैंग्वेज। तो कल्चरल टूल इंक्लूड टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल टूल्स, फॉर एग्जांपल द कल्चर प्रोवाइड्स ओनली रोमन। एक तरीके से ये सारे टूल्स होते हैं हमारे, इनका इंपॉर्टेंस होता है डेवलपमेंट में एक तरीके से। बट इफ अ नंबर सिस्टम हैज अ जीरो फ्रैक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, ये एक तरीके से आपको ये टूल्स वगैरह हैं, इनको अगर आप सेल्फ रीडिंग करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि मैं स्पेल कर दूंगा, लेकिन आपको पता है कि ब्रेल साइन लैंग्वेज में क्या होता है। ब्रेल साइन लैंग्वेज यूज होती है किन के लिए? ब्रेल तो यूज होती है ब्लाइंड लोगों के लिए, और साइन लैंग्वेज होती है डम्ब एंड डीफ लोगों के लिए। और ये एक तरीके से अलग अलग टूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं डायरेक्ट जो ये आप खुद पढ़ सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। द रोल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज क्रिटिकल फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज का क्या रोल रहता है कि लैंग्वेज हमारा क्रिटिकल होती है कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। भाषा काफी क्रिटिकल होती है संज्ञानात्मक विकास के लिए, बिकॉज इट इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड आस्क क्वेश्चन। बिकॉज ये इससे एक मीडियम, एक माध्यम प्रोवाइड करता है जिससे बच्चे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। वाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच। वाइगोट्स्की के अनुसार जो भाषा है वो एक प्राइवेट स्पीच होती है। टॉकिंग टू यूर सेल्फ, आपने कहीं देखा होगा छोटे बच्चे या कुछ उम्र के बच्चे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने आप से बातचीत करते हैं, स्वयं से बातचीत करते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया प्राइवेट स्पीच। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्पीच। इस बात को आपको ध्यान से रखना है याद। गाइड्स कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास को गाइड करता है। वाइगोट्स्की कंक्लूडेड दैट थिंकिंग डिफर्स बिकॉज लैंग्वेज वेरीज बिटवीन कल्चरल एंड कम्युनिटीज। वाइगोट्स्की ने ये कंक्लूड किया कि जो चिंतन होता है वो भाषा के अनुसार बदलाव करता है कल्चरल और कम्युनिटीज में। एज अ रिजल्ट लैंग्वेज इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर सोशल इंटरेक्शन बट ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। और इसी के कारण डेवलपमेंट मेंटल प्रोसेसेस के लिए भी जरूरी होता है और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी होता है। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच का जनरल मीनिंग होता है सेल्फ टॉक, जो कि वाइगोट्स्की ने बताया। विच गाइड देयर थिंकिंग और एक्शन, वो जजमेंट के लिए यूज होता है जिसमें थिंकिंग और एक्शन इंक्लूडेड होते हैं। इवेंचुअली दीज वर्बलाइजेशन आर इंटरलाइज एट साइलेंट इनर स्पीच, जिसको साइलेंट इनर स्पीच भी कह सकते हैं। जैसे मरमरिंग करना, मटरिंग करना, ये सभी एक तरीके से
उसी के एग्जाम्पल, द एबिलिटी टू प्लान, मॉनिटर एंड गाइड देयर ओन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया आपको। ये जो मैंने अभी स्किप कराया है, मैं दोबारा बता देता हूँ इसमें एक तरीके से समरी क्यों स्किप कराया मैंने। इसमें एक तरीके से ये बताया गया कि रोमन काउंटिंग्स वगैरह होती हैं, ये एक तरीके से कल एक तरीके से टूल्स होते हैं हमारे, जिससे डेवलपमेंट काफ़ी प्रभावित होता है और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर सिस्टम हुआ, साइकोलॉजिकल टूल हुआ, तो ये खुद रीड करोगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर फिर भी नहीं आता आपको क्लियर, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आपको आई विल एक्सप्लेन दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्नर्स, फॉर्म ऑफ स्पीच, सोशल स्पीच, इनर स्पीच, सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच अराउंड 3 to 5 years। जो सोशल स्पीच और इनर स्पीच होती है कब होती है, इसका एज 3 to 5 years होता है। साइलेंट लिप मूवमेंट, थिंक द गाइड वर्ल्ड, प्राइवेट स्पीच, विस्परिंग स्पीच पीक्स एट अराउंड whispered speech peaks at around age 9. Forms of speech, for example, in a preschool room, you might hear 3 to 4 year old saying, "No, it will not fit. Try it that turn turn." ये सारे एक तरीके से समझने का ही है कि इसमें एक तरीके से ये बताया गया है। देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे जो जिसको नॉलेज नहीं होती, जैसे बच्चा होता है, वो एमक्यू से गाइडेंस लेता है, तो वो एक तरीके से उससे पहले क्या प्रोसेस करता है वो एक्सप्लेन किया गया है इसमें। प्राइवेट स्पीच करता है, फिर जेडपीडी का रोल आता है। जेडपीडी में क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का क्या होता है इसमें, ये एक तरीके से वो एरिया होता है जिसमें बच्चे का करंट लेवल होता है और एमक्यू की मदद से वो कितना अचीव कर सकता है। आया समझ में? ये वो एरिया होता है जेडपीटी, जिसमें एक तरीके से चाइल्ड का जो प्रेजेंट लेवल होता है और वो एमक्यू की मदद से क्या अचीव कर सकता है, ये जेडपीडी होता है। In the concept of ZPD, the term proximal indicates the assistance provided goes just beyond learner's current competence। एक तरीके से वो जो असिस्टेंट प्रोवाइड की गई जिससे लर्नर करंट competence को अचीव कर सकता है, ये हमारा एक तरीके से जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आ गया होगा आपको समझ में। The MKO are those people who are more knowledgeable and have better expertise in particular domain। एमक्यू वो लोग होते हैं एक तरीके से जो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, मोर नॉलेजेबल देन अदर, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। एंड हैव बेटर एक्सपर्टाइज इन पर्टिकुलर डोमेन, और उनका बेटर एक्सपर्टाइज होता है किसी पर्टिकुलर डोमेन में। दीज एमक्यू कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ चिल्ड्रन, और जो ये एमक्यू होते हैं ये इम्प्रूव करने में मदद करते हैं बच्चों की स्किल में। एमक्यू कैन बी अ पर्सन मोर नॉलेजेबल देन अदर, एक पर्सन हो सकता है, पीयर एक सेम एज ग्रुप का पर्सन हो सकता है, टीचर शिक्षक हो सकता है, फैमिली और कंप्यूटर परिवार या कंप्यूटर में हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई लिविंग थिंग ही होगा, कंप्यूटर भी एक तरीके से मोर नॉलेजेबल देन अदर हो सकता है। आया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। एमक्यू प्रोवाइड्स स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट। एमक्यू एक तरीके से स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है बच्चे को नए कॉन्सेप्ट सीखने में, स्किल्स सीखने में। स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू द टास्क that an educator or more competent peers perform to assist a student as she proceeds through the ZPD zone of proximal development। MQ एक तरीके से स्कैफोल्डिंग, मतलब स्कैफोल्डिंग को अगर डिफाइन किया जाए, मैं बता देता हूँ, अगर ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पूरे इसमें। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है द असिस्टेंस provided by the teacher। The assistance provided by the teacher is known as scaffolding। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लास्ट चीज है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है। द रोल ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम शुड बी एन एक्टिव लर्निंग। विद्यार्थियों का क्लासरूम में यही होना चाहिए कि वो एक एक्टिव लर्निंग की तरह पार्टिसिपेट करें। द रोल ऑफ टीचर शुड बी फैसिलिटेटर, और टीचर का रोल क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर। मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट का रोल क्या होना चाहिए? हमेशा एक्टिव लर्नर, ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठे रहें, क्लास में एक्टिवली लर्नर का रोल उनको प्ले करना चाहिए हमेशा, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए।
और टीचर का क्या रोल होता है? एक तरीके से टीचर का रोल होता है शुड बी फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब अपने एक तरीके से फैसिलिटेट करें क्लास को, टू हेल्प द लर्नर टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, जिससे लर्नर्स हैं अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। ये टीचर का रोल हो गया। टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जैसे डिस्कवरी लर्निंग, प्रोजेक्ट्स मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग शुड बी यूज इन द क्लासरूम। ये सभी क्लासरूम में यूज होना चाहिए। वेयर स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की मदद से वो सीख सकें। द टीचर शुड असेस द लर्नर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को माध्यम से एक दूसरे को जाने और एक तरीके से ZPD की मदद से ऊपर दिए गए टास्क फुलफिल करे बाय प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। तो ये तो हुआ क्लियर आपको। उसके पास इसके पीछे मेन आइडिया क्या होता है कि बच्चे एक तरीके से इंटरेक्ट करे चाइल्ड और एडल्ट के साथ, और जो उनका पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, शुड बी प्लान दैट अलाउ द इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। करिकुलम इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि जो एक तरीके से टीचर और स्टूडेंट हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। समझ में आया आपको? फॉलोइंग स्कैप फोल्डिंग टेक्निक शुड बी यूज बाय द टीचर। उसके लिए स्कैप फोल्डिंग टेक्निक्स का यूज होना चाहिए टीचर के द्वारा। वर्बल क्यूज, हिंट टू असिस्ट स्टूडेंट, कनेक्ट द न्यू नॉलेज विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज। नई नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट करना। ब्रेक द टास्क डाउन इनटू स्मॉलर टास्क, बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करना। At both the levels, actual development and potential development provide opportunities to use scaffolding when learners require help। और बच्चों को उस एम्पलीट्यूड में, उस क्वांटिटी में अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जिससे लर्नर्स को मदद हो, मतलब लर्नर्स रिक्वायर हेल्प। समझ में आया आपको? तो ये इसमें एक तरीके से बताया गया है। एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशन जो इसका मेन थीम था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या इम्प्लीकेशन होता है। एक तरीके से इम्प्लीकेशन मतलब वर्क होता है। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसको मैंने उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से कवर कराया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो पहले तो रीड करना और फिर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। लास्ट चीज रह गई अभी हमारी कि प्याजे और वाइगोट्स्की को आपस में एक तरीके से कंपैरिजन किया कि दोनों के एक तरीके से क्या आइडियोलॉजीज थे और कैसे सिमिलैरिटी थी। सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट में प्याजे ने लिटिल एम्फोसिस मतलब कम बल दिया, लेस एम्फोसिस दिया। वाइगोट्स्की ने ज्यादा बल दिया, स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस दिया। कंस्ट्रक्टिविज्म में कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट दिया था, प्याजे को बोला गया कि वो कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और वाइगोट्स्की को बोला गया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये कई एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिविज्म के क्षेत्र में प्याजे को बोला गया है कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, और वाइगोट्स्की को बोला गया है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। स्टेजेस, स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। नो जनरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज, इन्होंने कोई जनरल स्टेज प्रपोज नहीं की इस तरीके से। की प्रोसेस इन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इक्विलिब्रेशन, स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन। ये इनकी डेवलपमेंटल लर्निंग में ये इनकी जो एक तरीके से बेसिक टर्मिनोलॉजीज प्याजे की ये थी, और वाइगोट्स्की की ये वाली थी। अब ZPD जो अभी पढ़ी, स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेज, डायलॉग, टूल्स ऑफ द कल्चर। अब भाषा के क्षेत्र में क्या महत्व था इनका? काफी मिनिमल एक तरीके से इन्होंने एम्फोसिस दिया है, इनका मेजर था। मतलब लैंग्वेज की फील्ड में प्याजे ने मिनिमल एम्फोसिस दिया है, वाइगोट्स्की ने मेजर दिया। प्याजे के अनुसार लैंग्वेज प्रोवाइड लेबल्स फॉर चिल्ड्रन एक्सपीरियंस। लैंग्वेज एक तरीके से लेबल प्रोवाइड करती है। लेबल यानी मतलब कैटेगराइज प्रोवाइड करती है, एक तरीके से कैटेगरी प्रोवाइड। कहते हैं लेबलिंग नहीं करना चाहिए बच्चों का कभी, मतलब उनको कभी भी लेबल नहीं करना चाहिए, कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर एक तरीके से नाम नहीं देना चाहिए, लेबल नहीं डालना चाहिए। लेकिन वाइगोट्स्की के अनुसार लैंग्वेज प्लेज अ पावरफुल रोल इन शेपिंग थॉट। उनका अलग विचार था कि भाषा एक काफी अहम योगदान निभाती है विचारों को शेप करने। टीचिंग इम्प्लीकेशन जो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड, डिस्कवर नॉलेज। मतलब बच्चों को सपोर्ट करती है उनको संसार में एंड डिस्कवर नॉलेज, और नॉलेज को डिस्कवर करने।
establish opportunities for children to learn with the teacher and more skilled peers. ये अपॉर्चुनिटीज को एस्टेब्लिश करती है जिससे बच्चे सीखते हैं और स्किल्ड पीयर्स एक तरीके से वो बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, टीचिंग इम्प्लीकेशन भी क्लियर हो गया होगा और ये बाकी पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इनमें से देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, या वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अगर कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक तरीके से जैसे कुछ लोग अभी परस्यू कर रहे होंगे बीएड वगैरह या दूसरे टीचिंग कोर्सेज, तो उनमें कई बार सब्जेक्टिव भी आ जाते हैं एक तरीके से कि उनके ऊपर लिखना होगा, तो ये आपको डायरेक्ट एक तरीके से समझ के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा आज की क्लास थी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अंकुर सर चैनल। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी प्रकार एजुकेशनल साइकोलॉजी पे और दूसरे